नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे, क्योंकि हम आपकी तरफ से सवाल पूछते हैं उन लोगों से जो इस देश को चलाने का बड़ा बड़ा वादा करते हैं, मादा रखने की बातें करते हैं। आज भी एक टॉपिक, एक मुद्दा, एक सवाल, वो सवाल जिसको लेकर बीते करीब 2 हफ्तों से देश में सियासत उसके आसपास जैसे कि डोल रही है। हैदराबाद में छात्रों का एक आंदोलन हुआ, उसके कुछ समय पहले याद करिए पुणे में छात्रों का आंदोलन हुआ एफटीआईआई के अपॉइंटमेंट को लेकर, फिर आग हैदराबाद पहुंची और अब जेएनयू में आग लगी हुई है। और ये तीनों के तीनों सेंटर में छात्र कहीं ना कहीं बीच में है। लेकिन छात्रों की इस लड़ाई में क्या राजनीतिक पार्टियां अपना स्वार्थ देख रही हैं? क्या राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए इन छात्रों को कहीं मोहरा तो नहीं बना रही? अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो देश में आज तक जितने आंदोलन छात्रों ने खड़े किए हैं उसका फायदा उस वक्त की राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से करने की भरपूर कोशिश की है, चाहे वही पार्टी बाद में उसी आंदोलन के जरिए सत्ता में क्यों ना आई हो, लेकिन वो अपने छात्रों के साथ को भूल जाती है। क्या इस बार भी छात्र केवल मोहरा बन रहे हैं? ये होगा हमारा आज का बड़ा डिबेट। लेकिन डिबेट बताने के पहले मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा घटनाक्रम जेएनयू में उमर खालिद साहब की तलाश, उनके छात्र की तलाश दिल्ली पुलिस बीते करीब 13-14 दिन से कर रही थी। 9 फरवरी को वो तथाकथित कल्चरल इवनिंग थी अफजल गुरु के फांसी के दिन पर, जिसको शहादत दिवस का नाम दिया गया। वो उमर खालिद जो पिछले करीब 10 दिनों से 9-10 दिनों से लापता थे, या कानूनी भाषा में कहे तो पुलिसिया भाषा में बोले तो फरार थे, वो और उनके 4 साथी कल देर रात देर शाम अचानक वापस जेएनयू के प्रांगण में दिखाई देते हैं और वहीं अपने तमाम साथियों के बीच खड़े होकर अपने आप को इनोसेंट बताते हैं, अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं कि उनको पुलिस और इस देश के कुछ मीडिया के जर्नलिस्ट उनको बदनाम कर रहे हैं, उनका और उनके परिवार का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। उमर खालिद ने उन तमाम सरकारी दावों की पोल भी खोलने की कोशिश की जिसमें यह कहा गया था कि वो पाकिस्तान के आतंकी संगठन से जुड़े हैं, पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और पाकिस्तान के आतंकी संगठन पैसे के जरिए उनकी मदद कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की पुरजोर तरीके से मुखालफत की उमर खालिद और उनके तमाम साथियों ने। इस बीच दिल्ली पुलिस आज भी वाइस चांसलर से इस बात की गुहार लगा रही है कि उनको इजाज़त दी जाए इन छात्रों को अरेस्ट करने के लिए प्रेमाइसिस में आने की। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस को कथित तौर पर वो बात जेएनयू के प्रशासन ने नहीं दी है। जेएनयू के तमाम शिक्षक संगठन भी इस वक्त यही अपील कर रहे हैं कि जेएनयू के परिसर से दिल्ली पुलिस को दूर रखा जाए। इन तमाम घटनाक्रम पर आइए नजर डालते हैं पहले दिन भर क्या हुआ और फिर करेंगे बड़े मेहमानों के साथ बड़ी बहस। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, उमर के बहाने देशद्रोह की सियासत। साथियों, मेरा नाम उमर खालिद जरूर है लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। एक चीज, यू रिप्लेस अप्पा राव विद जगदीश कुमार, यू रिप्लेस दत्तात्रेय विद महेश गिरी, द स्क्रिप्ट इज द सेम बट देयर विल नॉट बी एनी मोर रोहित्स। एक इंच की लड़ाई हम आपको एक इंच खदेड़ के निकालेंगे। साथियों, एबीपी क्यों है कि वहां इस तरीके से हर जगह हुड़दंग करता है? वो एक बात जानते हैं और जिस तरीके से स्टेट मशीनरी मोबिलाइज करते हैं वो जनता के बीच में जाके जनता को मोबिलाइज नहीं कर सकते। मेरा नाम उमर खालिद जरूर है लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। जिसे पुलिस देश के कई राज्यों में दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वालों की टीम के साथ तलाश रही थी, वो रविवार रात अचानक जेएनयू में फिर नजर आया। उमर खालिद अपने उन 4 साथियों के साथ जेएनयू वापस लौटा जिन पर आतंकी अफजल के समर्थन में 9 फरवरी को कार्यक्रम करने और कश्मीर की आजादी के नारे लगाने के आरोप थे। उमर का कहना है कि वो कभी पाकिस्तान नहीं गया, उसने कभी भी कश्मीर, बांग्लादेश, मध्य पूर्व देशों में कोई फोन कॉल नहीं किया। उमर सरेआम कह रहा है कि उसे दलितों की आवाज उठाने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। वहीं उसके साथी अब ये दलील दे रहे हैं कि 9 फरवरी को जेएनयू में जिन लोगों ने कश्मीर की आजादी के नारे लगाए वो उन्हें जानते तक नहीं।
कुछ बाहर के स्टूडेंट वहाँ पे थे जो कि जेएनयू के स्टूडेंट नहीं थे, और इस तरह का नारेबाजी होने के बाद हम लोग वहाँ पे उनको बाकायदा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उन लोग को वहाँ पे बंद करवाने के लिए बोले। वहाँ पे मैं वहाँ पे मुश्किल से 10 मिनट के लिए था, क्योंकि कैंपस में ऐसे भी पहले कई सारे प्रोग्राम हुए हैं। वहाँ कुछ हम लोग इस तरह का पता नहीं था कि अफजल गुरु और इस पे होने वाला। इन छात्रों का कहना है कि पुलिस चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर ले, लेकिन वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के वाइस चांसलर से परिसर में घुसने की इजाजत मांगी, लेकिन फिलहाल वीसी ने उन्हें ये आदेश देने से इनकार कर दिया। वहीं कुछ छात्रों और शिक्षकों ने ज्ञापन देकर पुलिस के परिसर में दाखिल होने से रोक लगाने, मामले की जांच के लिए नया पैनल बनाने और छात्रों पर देशद्रोह और दूसरी गंभीर धाराओं में दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की मांग की है। हमारा मांग ये है कि पुलिस प्रवेश ना करें और यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर जो है इंक्वायरी प्रोसीजर को मजबूत करें। वो इंक्वायरी प्रोसीजर जो है तभी लोगों को स्वीकार होगा, क्रेडिबल होगा, अगर उसमें सारा रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से हो। जब डायरेक्शन देने की आवश्यकता होगी मैं डायरेक्शन दूंगा। अभी फिलहाल मुझे पूरा अपने ऑफिसर्स पे विश्वास है कि दे हैव द कैपेसिटी टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन इन दिस मैटर। पुलिस जेएनयू के बाहर इंतजार कर रही है। पुलिस के इस इंतजार के बीच वो सवाल धरा का धरा रह गया कि आखिर कश्मीर की आजादी और भारत की बर्बादी के नारे किसने और क्यों लगाए। अगर उमर और उनके साथी आजाद हैं, तो कन्हैया क्यों गिरफ्तार हुआ? क्या ये सब कुछ सिर्फ सियासत के चलते हुआ? हम तो पूछेंगे, क्या केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने जेएनयू हैदराबाद के छात्रों को मोहरा बनाया? तो आपके एसएमएस के जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। अपना सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं। हम तो पूछेंगे में आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार को घेरने के लिए ही विपक्ष ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों को मोहरा बनाया है? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें। #HTP और #देशद्रोही सियासत के जरिए ट्वीट कर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपने सवाल, अपने सुझाव IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी आप हमको भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़े मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए इस वक्त जो खास पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, सबसे पहले उनका परिचय। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ रही हैं। CPI के नेता कहिए या ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के नेता कहिए अमीक जमाई, CPI का जो स्टूडेंट विंग है, यूथ विंग है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली ABVP के उपाध्यक्ष डॉक्टर अमित सिंह मेरे साथ स्टूडियो में हैं। संघ के विचारक के तौर पर प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र और रोहित वेमुला के लिए बनाई गई जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रवक्ता कृषांक मन्ने भी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में है। और कृषांक यहाँ पर खास तौर पर दिल्ली में आज इसलिए है कि कल 23 तारीख को बड़ा प्रदर्शन तमाम छात्र मिलकर दिल्ली की सड़कों पर निकालने वाले हैं, जंतर मंतर जाने वाले हैं अपनी मांग कहते हुए और HRD मिनिस्ट्री और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए। शुरू करूंगा सबसे पहले इस डिबेट को और अमीक मैं आपके पास आना चाहूंगा सीधे। आज बजर राउंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि पैनल मेरा बड़ा है। अमीक, मेरा सीधा सवाल आपसे, मैंने बार बार सुना कल के भाषणों में और कल से लेकर अब तक जो तमाम पांचों छात्र आज जो सामने आ गए हैं, उमर के साथ आशुतोष हैं, एक और 3-4 और लोग हैं, रामा नागा हैं, और सब बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हमने देश विरोधी नारे नहीं लगाए, हम देश को तोड़ने की बात नहीं कर रहे थे। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। मेरे पास ये पोस्टर है, ये बैनर है 9 फरवरी का, जो मैं हर शो में आपको दिखाता हूं, आप भी मेरे शो में 2-3 बार आ चुके हैं। ये DSU की तरफ से जारी किया गया और ये वो पोस्टर जिसमें लिखा गया, सबसे ऊपर बड़ा बड़ा बैनर लिखा हुआ है, अफजल तुम्हारे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। और इस पोस्टर में नीचे DSU का सिग्नेचर है। दूसरा है अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु एंड मकबूल भट्ट। इसके नीचे तमाम ऑर्गेनाइजर का जो नाम है उसमें आपके साथी उमर खालिद का भी नाम है, उमर का नाम भी है। मेरा सीधा सवाल, अगर आप कश्मीर को तोड़ने की बात नहीं कर रहे थे 10 दिनों तक, तब फिर ये पोस्टर पे आपका नाम क्यों है? आपने क्यों आज तक खारिज नहीं किया कि ये पोस्टर आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है? और आप 10 दिनों तक कहां गायब रहे जो अचानक आज सामने आ गए?
अमीक। देखिए, सबसे पहले तो सुमित जी, पंपोर में जो हमारे जवान मारे गए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। उनके परिवारों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, पूरा देश आज जज्बात में शामिल है। कॉमरेड रंजूर जो है, शुरुआती आतंकवाद में कश्मीर में, जो जम्मू एंड कश्मीर सीपीआई के सेक्रेटरी थे, सबसे बड़ा मर्डर उनका हुआ था। अब आपने सही बात पूछी कि डीएसयू के बारे में ये जो आप पर्चा बोल रहे हैं, तो ये जो लैंग्वेज है जुडिशियल किलिंग की, ये मुझे इससे बहुत आपत्ति है। और पूरी लेफ्ट फ्रंट का जो देश के अंदर लाइन है, लेफ्ट फ्रंट का जो स्टूडेंट विंग का जो ये लाइन है, वो कभी भी किसी भी लेवल पे इस पर्चे को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन ये जो डीएसयू का ये जो पर्चा है जिसमें जुडिशियल किलिंग की बात हो रही है, हाँ, ये लाइन आज की देश की सबसे बड़ी जो पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी, ये पीडीपी से जरूर मिलती है। तो ये सवाल आप पीडीपी से पूछिए तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात ये जो 5 दिन 6 दिन, मेरा ये मानना है कि जो लोग नारे लगा रहे थे, वो जो वीडियोज आए हैं, सुमित जी, मैं आप लोगों से भी बड़ा खुश हूं कि आप लोग कितना इन्वेस्टिगेट करके ये जो वीडियोस का आप लोगों ने ऑपरेशन किया, एडिटिंग के जरिए कुछ देश के बहुत बड़े जर्नलिस्ट, बहुत बड़े पत्रकारों ने उसका पूरा ऑपरेशन करके उन्होंने 2 वीडियो को किस तरह से फेक बताया, जबकि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। मैं सबसे पहले उन लोगों को सलाम करता हूं कि बहुत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता हमारे देश में हो रही है। सभी ऐसा नहीं है कि सभी जो है कोई झंडे वाले के ऑर्डर से ही सारा काम हो रहा है। अमीक, आपके अच्छे बातों को सुनने का टाइम नहीं है मुझे। मैं पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं आपसे। उमर खालिद कश्मीर के समर्थन में नारे नहीं लगा रहे थे क्या? क्या उमर खालिद कश्मीर को आजादी की बात नहीं कर रहे थे क्या? और सबसे बड़ी बात, अगर वो नहीं कर रहे थे, उस शाम को जब उमर और उमर के तमाम साथी 9 फरवरी को वहां मौजूद थे और जो तथाकथित बाहरी लोगों ने आके नारे लगाए, उनको पकड़वाने को लेकर उमर और उमर के साथियों ने क्या किया? आपकी पार्टी एसएफआई, एआईएसएफ ने क्या किया? हमारी पार्टी और एआईएसएफ ने, हम लोगों ने यह किया कि 9 तारीख को हमने एक प्रेस नोट जारी किया पूरे देश की मीडिया को, और हमारे वाइस चांसलर साहब को पहुंचाया गया। और दूसरे दिन 10 तारीख को जो मीटिंग हुई है, जिसमें 22 मिनट का कन्हैया का वीडियो है, उसमें अगर आप ईमानदारी से देखिए, अगर आपके अंदर राष्ट्रभक्ति है तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि नहीं यार, ये तो कन्हैया बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त है, हमसे भी बड़ा राष्ट्रभक्त है। उसमें भी वो कहता है कि ये काम, देखिए वहां पे पुलिस का काम नहीं है। उमर खालिद पर सवाल पूछ रहा हूं अमीक, आप उमर खालिद पे जवाब ना देके तमाम मामलों में जवाब दे रहे हैं। मैं कन्हैया कुमार के ऊपर बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने अभी तक एक बार भी कन्हैया का नाम नहीं लिया। उमर खालिद के ऊपर बात कर रहा हूं। उमर खालिद आज अपने आप को इनोसेंट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या उनको फंसाया जा रहा है? आपको भी लगता है क्या उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि कन्हैया को अचानक मीडिया और पुलिस वाले अचानक क्यों रिलीज कर दिए। उमर खालिद बोल रहे हैं आजकल। उमर खालिद ने, मैं वही कह रहा हूं कि ये जो फेक वीडियोस चले हैं, जो आप ही लोगों के बड़े चैनल ने दिखाए हैं, मैं चाहता हूं कि प्रशासन को चाहिए, सारी पार्टियों के साथ, बीजेपी, लेफ्ट, सब लोग मिलके प्रशासन उसको एक इंक्वायरी कमेटी बिठाए। अरे प्रशासन का ही एक हिस्सा है पुलिस, और जिसने कन्हैया और आपके साथी उमर, इन लोगों पर देशद्रोह का एक मुकदमा बनाया है और उसी के तहत उनकी पूछताछ कर रही है। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आप पॉइंटेड जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो पुलिस है ना, दिल्ली कमिश्नर की पुलिस का जो आज का बयान है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मुझे लगा है कि आज उन्होंने वो संविधान की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन कन्हैया के बारे में जिस तरह से सेडिशन का चार्ज लगा था, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेट करो। राकेश सिन्हा आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। रामा नागा हो, अमीक, नॉट डिबेट इज ओपन। इन्वेस्टिगेट करके मैं इस पर थोड़ी टिप्पणी कर दूं। देखिए, बात पॉइंटेड है। कन्हैया का मसला एक अलग हो गया है, उस पर गलत होगा, पुलिस पर ही जांच हो जाएगी। मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल जो है, उमर खालिद 10 दिनों तक, यदि इनोसेंट थे तो 10 दिनों तक कहां थे, किसके संरक्षण में थे, अचानक जेएनयू कैंपस कैसे आ गए? और कल रात, मैं जवाब दूं, कल रात जो उन्होंने भड़काने वाला भाषण दिया, कल रात जिस ढंग से उन्होंने अपने को मुस्लिम चेहरे के रूप में कहा कि मैं उमर खालिद हूं लेकिन टेररिस्ट नहीं हूं, जो कहना चाहूं, उनके पिताजी ने कहा कि मुसलमान होने के कारण टारगेट किया जाए, ये सब बातें जो उठाई जा रही हैं, उसके पीछे एक छोटा सा सवाल निकलता है कि उमर खालिद क्यों नहीं न्यायालय में जाकर कहते हैं मैं निर्दोष हूं, आप जांच कर लीजिए? क्या भारत की न्याय व्यवस्था में आपको विश्वास नहीं है? दूसरा, पूरी वामपंथी पार्टियां जो कल तक कहती थी कन्हैया के को गलत गिरफ्तार किया, इनको गिरफ्तार करो, आज वामपंथी शिक्षक वहां बौद्धिक आतंकवाद फैला रहे हैं,
बौद्धिक आतंकवाद का शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। ऐसा माहौल बन गया है कि जेएनयू एक टापू है, राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र है, जहां ना पुलिस जा सकती है, जहां न्यायालय नहीं जा सकती है। आप इमरजेंसी से आज की तुलना मत कीजिए। यदि नरेंद्र मोदी का विरोध कीजिए, आरएसएस का विरोध, कल पूरी रात आरएसएस को गाली दी गई, किसी पर सेडिशन केस नहीं आया, किसी ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने कोई बयान, मेरी बात सुन लीजिए, आपने बहुत बोल लिया। लेकिन यदि भारत माता के ऊपर प्रहार करेंगे तो भारत माता आरएसएस का के अधिकार में नहीं है। जो लोग आरएसएस से नफरत करते हैं वो भी भारत माता की पूजा करते हैं। वे क्रोधित हैं जो आरएसएस के नहीं हैं। आप आरएसएस की सीमाओं में भारत माता को मत देखिए। रागिनी, देश की संप्रभुता को मत देखिए। आप बोल सकते हैं। रागिनी बोलिए। सुमित जी, आपने जो आज बड़ा प्रश्न पूछा है उससे मैं शुरू करना चाहूंगी कि आखिर सियासत कौन कर रहा है। जो लोग चंद्र छात्रों की गलती के कारण पूरे जेएनयू के मुंह पर कालिक पोतना चाहते हैं, जो लोग अलगाववादी और अफजल गुरु के हिमायती पीडीपी के साथ सरकार बनाकर दोगली राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग इस देश में जेएनयू के प्रकरण को देश प्रेम बनाम देशद्रोह का जामा पहनाकर उग्र राष्ट्रवाद फैलाना चाहते हैं, जो लोग तर्क को भावनाओं के आवेग से बहाना चाहते हैं, जो लोग असहमति की हर आवाज का गला घोटना चाहते हैं, जो लोग इस देश में दलित विरोधी, छात्र विरोधी, गरीब विरोधी, महिला विरोधी राजनीति करते हैं। आज ये तमाम आरोपों का संबित पात्रा जवाब देंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिला दूं रागिनी, एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, सिर्फ एक चीज आप ऐसे बच के नहीं निकल सकती। पीडीपी को, उस तथाकथित अलगाववादी पार्टी को कांग्रेस ने भी मदद ली थी 2004 में, जब आपके 142 सांसद आए थे। यही महबूबा मुफ्ती कांग्रेस पार्टी की और यूपीए की बैठकों में शिरकत करती थी और आपके साथ बैठा करती थी। तब ये अलगाववादी के पक्षधर नहीं थे। आज आप पीडीपी को विलेन बता रही हैं। और राज्यसभा जीतने के लिए उन्होंने लिख कर दिया कि हम अफजल गुरु को शहीद मानते हैं। एक राज्यसभा का सीट के लिए, एक राज्यसभा का सीट के लिए कांग्रेस ने किस तरह से अपने सिद्धांतों का, मूल्यों का, मर्यादा का समझौता किया। राकेश सिन्हा जी, मैंने आपकी बात आराम से सुनी, आप सुन लीजिए मेरी बात। दोहरी राजनीति की बात मैंने इसलिए की कि जेएनयू में चंद नारे लगते हैं अफजल गुरु के समर्थन में तो पूरा जेएनयू देशद्रोही हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के लिए, लेकिन पीडीपी नहीं होती। अरे आप पीडीपी से केवल इतना बुलवा दीजिए कि अफजल गुरु आतंकवादी है, शहीद नहीं। आप अकाली दल से केवल इतना बुलवा दीजिए कि खालिस्तान की मांग करने वाला भिंडरा वाला आतंकवादी है, शहीद नहीं। आप हिंदू महासभा से केवल इतना बुलवा दीजिए कि गांधी की हत्या करने वाला गोडसे आतंकवादी है, शहीद नहीं, तो मैं आपकी बात को मान लूं। कहना क्या चाहती लेकिन हैं? इस देश में आप लोगों रागिनी की जी हत्या कहना क्या करने चाहती के लिए हैं? सरकारी पूरे तंत्र बयान का देकर दुरुपयोग आप करना बंद ये करिए। राजनीतिक भाषण राकेश नहीं है। जी, आप कहना क्या चाहते हैं? प्रवचन देना बंद आप करिए। ये कहना चाहती हैं कि जेएनयू जो हुआ ठीक हुआ, राहुल गांधी ने जो समर्थन दिया वो ठीक दिया। आप उमर के साथ खड़े हो जाइए। आप तिरंगे का झंडा निकालकर डंडा बरसाते हैं। आप गोडसे भुल्लर और भिंडरे वाले को लेकर आप क्या साबित मैं संबित पात्रा, साबित क्या करना चाहते हैं? अमित सिंह और प्रशांत को भी जोड़ना चाहूंगा इस डिबेट में बारी-बारी से। और आप चाहते हैं कि बेतुकी बातों से तर्क नहीं होता है। आप क्या कहना चाहते हैं? भुल्लर और भिंडरे वाला यहाँ कहाँ आ रहा है? जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, राहुल गांधी जाके समर्थन कर रहे हैं। आज आपकी मांग होनी चाहिए कि उमर खालिद को गिरफ्तार किया जाए। उमर खालिद के पक्ष में कांग्रेस खड़ी हो रही है। और राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए जम्मू कश्मीर से कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी ने क्या समझौता किया, पूरी देश जानती है। अगर नहीं, आप राष्ट्रवाद की दुहाई कम से कम भारतीय संघ को मत दीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवाद को लेकर चल रहा है और मैं कह रहा हूँ जेएनयू की घटना ने इस देश में उसी तरह से राष्ट्रवाद पर विमर्श शुरू कर दिया। मैं रोकना चाहूंगा रागिनी जी, राकेश जी, एक मिनट प्लीज, बारी बारी से संबित पात्रा में आता हूं आपके पास। मेरे साथ अमित सिंह मौजूद हैं, एबीवीपी के उपाध्यक्ष हैं। और रागिनी, मैं बता दूं ये जेएनयू के स्कॉलर हैं, डॉक्टरेट किए उन्होंने जेएनयू से, और ये एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। ये आपकी बात पे दो तीन बार हाथ उठाया, जवाब भी देना चाह रहे थे। अमित पहले आप और फिर संबित में आपके पास आता हूं। देखिए, जो जेएनयू के प्रकरण को लेकर जिस तरह से पूरी राजनीति की जा रही है वो शर्मनाक है। और मुझे लगता है जो आपका आज का टॉपिक है विपक्षी दलों को लेके, तो जो इस तरह के विपक्षी दलों के जो दोयम दर्जे के प्रवक्ता हैं, जो पूरे जेएनयू को बदनाम करने की उनकी साजिश है, वो कहीं ना कहीं दिखलाता है कि पूरे जेएनयू को यही लोग बदनाम कर रहे हैं।
जेएनयू में जो ये पूरा इंसिडेंट होता है वो आज के, ये कोई नया नहीं है कि देश विरोधी नारे जेएनयू में पहली बार लगे। सिन्हा ने कहा बौद्धिक आतंकवाद फैलाया जा बौद्धिक रहा है। आतंकवाद ये रागिनी ने थोड़ी कहा। जेएनयू को बंद कर देना चाहिए। जेएनयू को बंद करने का जो सारा नारा है ये विपक्षी दलों ने ही दिया है। ये किसके ये जो लोग ये भारतीय नारे जनता लगा पार्टी रहे के थे, सांसद हम लोग हैं। उनके खिलाफ खड़े हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को अलग किया जाए जो जेएनयू का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये छात्र पिछले 10 दिनों से जेएनयू के अंदर ही छुपे हुए थे और जो बौद्धिक आतंकवाद की बात राकेश सिन्हा जी ने की, लगता है कि इनको किसी प्रोफेसर ने अपने घर पे रखा हुआ था। इसकी भी उचित जानकारी होनी चाहिए और जांच भी होनी चाहिए, पुलिस का मामला है ना, ये दिल्ली लोग पुलिस जेएनयू जाके से गायब हुए और जेएनयू में ही संबित पात्रा और संबित पात्रा की सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह आदेश देते और वो 10 दिनों से अगर बच्चे वहीं छुपे हुए थे तो उनको ढूंढ निकालना चाहिए था और वो नहीं ढूंढ पाए। तो ये तो दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी है कि उसी कैंपस में रहते हुए उन 10 छात्रों को नहीं ढूंढ पाए जिनको आप देशद्रोही का कह रहे थे, देशद्रोही का तमगा लगा रहे हैं। संबित पात्रा। सुमित जी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैंने सबको सुना है, मैं सबका उत्तर देता हूं। पहली बात तो मुझे आज बड़े पता नहीं क्यों अनायास ही मुझे याद आ गया कि नो वन किल्ड जेसिका। आपको याद होगा जब जेसिका लाल को मार दिया गया था तो तमाम कोर्ट में जाके सिद्ध हो गया कि किसी ने ही नहीं मारा। आज मुझे लग रहा है नो वन हैज गिवन एनी काइंड ऑफ स्लोगन। इस प्रकार को प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो स्लोगनरिंग हुआ, हिंदुस्तान के 100 टुकड़े होंगे, अफजल तुम्हारी आज़ादी और कश्मीर तुम्हारी आज़ादी, ये तो ऐसा प्रूव किया जा रहा है कि किसी ने भी स्लोगनरिंग नहीं की। तो आकाशवाणी हुई है, ये तो मनुष्य जाति ने ही नहीं किया है। ये भी सिद्ध किया जा रहा है कि ये जो पोस्टर लगाया गया ये तो पीडीपी के लोग आके चुपके चुपके लगा गए, कोई और नहीं लगाया। सो नो वन किल्ड जेसिका वाला हालत आज इसमें हो रहा है जेएनयू में। दूसरी बात देखिए रागिनी जी, देखिए अमीक जी, मैं बताऊं हम कितना भी लड़ लें, मैं आपको बताऊं पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिस विषय पे हम सबको एक होकर खड़ा हो जाना चाहिए था, एक होकर कहना चाहिए था चलिए गलती हो गई बच्चों से, उनको हम कानून के सामने लेते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों नारा दिया, पूछते हैं, पता लगाते हैं। उसमें हम ऐसे लड़ रहे हैं। पाकिस्तान हंस रहा है। पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, आपको पता है ना, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि 2 चीजें हैं। हम कहते थे अफजल गुरु निर्दोष है, अफजल गुरु को इन्होंने फांसी गलती से दे दी है, आज हिंदुस्तान के बच्चे कह रहे हैं, ये पाकिस्तान ने कहा है। दूसरा पाकिस्तान ने कहा है, हम कहते हैं ना कश्मीर डिस्प्यूटेड है, और देखिए राहुल गांधी खुद जाके खड़े हो गए हैं वहां पे कि कश्मीर डिस्प्यूट, ये नेहरू जी का जो गाड़ा हुआ बीज था कश्मीर का, आज राहुल गांधी उसको प्रूव कर रहे हैं और पाकिस्तान मजा ले रहा है। हम यहां लड़ रहे हैं और वहां बैठ के हाफिज सईद मुस्कुरा रहा है। आखिर कब तक हम पाकिस्तान को मुस्कुराने का बहाना ढूंढते रहेंगे और आखिर कब ये राहुल गांधी आपने अपनी बात कही, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। दिल्ली पुलिस नाकामयाब रही, मानेंगे इस बात को? रागिनी में आऊंगा, मौका दूंगा, रागिनी में आऊंगा। दिल्ली पुलिस नाकामयाब रही संबित पात्रा 10 दिनों तक। मैं इसका उत्तर देता हूं। जहां तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, ये जो ऑक्सीलेट हो रहा है सुपर कामयाबी से एकदम नाकामयाबी के बीच में, कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया और ये इतनी जल्दी गिरफ्तार कर लिया, अरे क्या ये तो पूरा फेलियर हो गया। अच्छा, ये उमर खालिद को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, ये पूरा फेलियर हो गया। और मैं आपको बताता हूं, कल उमर खालिद अगर गिरफ्तार हो जाता है, परसों राहुल गांधी वहां पहुंच जाएंगे। अरे देखिए, आप इस डर से गिरफ्तार नहीं कर रहे संबित पात्रा, आप इस डर से गिरफ्तार नहीं करेंगे कि राहुल गांधी वहां पहुंच जाएंगे? कोई आदमी आप कह रहा है कि देश विरोधी नारे लगा रहा है, उसको इसलिए बिल्कुल नहीं, किसने कहा ऑक्सीजन मिलेगी कि राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले? नहीं, किसने कहा? आपने खुद अभी दोनों का वक्तव्य देखिए, एक तो बस्सी साहब का देखिए और जो गृह राज्य मंत्री है किरण रिजिजू का देखिए। दोनों ने कहा 100 तरीके हैं एक्शन करने के और बिल्कुल एक मैच्योर तरीके से कार्यवाही होगी। बहुत जल्दीबाजी में रात के अंधेरे में घुस के वहां अफरा तफरी मचा के बहुत लोगों को हताहत नहीं करना है। जेएनयू एक बहुत सम्मानित इंस्टीट्यूट है, वहां पे बहुत बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। फ्रिंज को पकड़ने के लिए अच्छे लोगों के ऊपर किसी प्रकार से कार्यवाही हो, ये भी उचित नहीं है। ठीक है कृषांक, मैं आपको जोड़ूंगा, ब्रेक में जाऊं उसके पहले। कृषांक, आप लोग अपनी लड़ाई को हैदराबाद से दिल्ली क्यों लेकर आए हैं? कल जो मूवमेंट होगा आपका, कल जो आपका आंदोलन होगा, क्या उसमें जेएनयू के छात्र भी शामिल होंगे या ये सिर्फ रोहित वेमुला तक का मामला है, दलित छात्र तक की मामला है? पहले हम बधाई देना चाहते हैं सारे संघ के जुड़े हुए नेताओं को, विद्यार्थी नेताओं को, प्रवक्ताओं को, कि रोहित वेमुला के मुद्दे पे जिस तरह से उन्होंने पूरा डाइवर्ट करके पूरा जेएनयू के इश्यू पे आज आ रखा, कि क्योंकि उनके पास समाधान नहीं है इसीलिए उन्होंने पूरा ये इश्यू बनाया, मुद्दा बनाया। उनको हम बधाई देना चाहते हैं क्योंकि उनके पास समाधान नहीं है, राजनीति उन्होंने की है। आज सारे विद्यालयों में राजनीति वो लेके आए, चाहे वो
एचसीयू में रहने दीजिए या जेएनयू में रहने दीजिए, उनके नेताओं ने, उनके मंत्रियों ने जो लेख दिए, उसी के कारण आज सारे छात्रों के ऊपर दबाव आ रहा है, पुलिस एक्शन आ रहा है। वहां पे एक छात्र, उनका जान चले गया। इंटरवीन, नारे कौन लगा रहा था? एबीवीपी के लोग लगा रहे थे। एक सेकंड, मैं वही 9 फरवरी की तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। मुझे एक बात बताइए कृषांक, मुझे एक बात बताइए, आपने भी रोहित वेमुला के लिए प्रदर्शन किया, आप लोग इतने दिनों से लड़ रहे हैं एचसीयू में, क्या आपने मास्क लगा के नारेबाजी की कि अपने चेहरे ना दिखाएं आप? जिन लोगों ने नारेबाजी की, भारत विरोधी नारे लगाए, मैं कहूंगा वो तस्वीरें एक बार फिर से प्ले की जाएं 9 फरवरी की, और वो तस्वीरें देख के लगता है कि वो छात्र हैं जो चेहरे पर मास्क लगा के कश्मीर हाय हाय और कश्मीर की आजादी की बातें कर रहे हैं। नंबर 1, रोहित वेमुला का इंसिडेंट अलग है और कन्हैया का इंसिडेंट या जेएनयू का पूरा ये मुद्दा अलग है। इनको जोड़ने वाले, क्योंकि रोहित वेमुला के इश्यू को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए ये इश्यू को दोनों कर रहे हैं। और क्यों जजमेंटल बन रहे हैं हम लोग, क्यों फैसला दे रहे हैं कि वो लोग जेएनयू के साथ जुड़े? एक सेकंड, वो शायद वो एबीवीपी के लोग भी रह सकते हैं, क्योंकि हमने वीडियो भी देखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, एक सवाल का सारे वीडियोस डॉक्टर हो रहे हैं, एक सवाल, सारे वीडियोस टैंपर हो रहे हैं। क्यों जजमेंटल आप हो रहे हैं कि दूसरा कोई हो रहा है? कोर्ट ने नहीं दिया। विद्यार्थी परिषद के लोग नारे लगा रहे थे क्या? बिल्कुल वही बोल रहे हैं। आज सारे सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर क्या देश हाथ में हाथ रख के बैठा रहेगा? पहले इसको जातिवाद बनाए थे। कौन जातिवाद कर रहा है? कौन जातिवाद कर रहा है? रोहित वेमुला के मुद्दे पे क्या जातिवाद हो रहा है? क्या रोहित वेमुला पर क्या डिबेट करना चाहते हैं आप? क्या डिबेट करना चाहते हैं? आप बताइए क्या सवाल है? आप बताइए, सवाल का समाधान देता हूँ। आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए। आपका इंटॉलरेंस है, राजनीति मत कीजिए। रोहित का निधन हो चुका है, राजनीति मत कीजिए। जांच की आत्मा को देश मत पीछे रह जाते हैं। के पीछे वामपंथियों की राजनीति रही है उसे हताश करने में। रोहित की राजनीति मत कीजिए। जो व्यक्ति मर चुका है बेचारा, उसकी राजनीति मत कीजिए। उसके प्रति संवेदना रखिए, उसने जो मुद्दे उठाए उसकी बात कीजिए। एक-एक करके बात करते हैं, एक-एक करके, वरना किसी की आवाज नहीं जाएगी। हम ड्रॉपिंग माय कमर्शियल ब्रेक है, हम डिबेट को कंटिन्यू करते हैं। राकेश जी मत कीजिए। कृष्णांक, एक मिनट। अमीक जमाई कुछ बोल रहे थे आपकी तरफ से। अमीक, आपने कुछ कहा बीच में, मैं सुन नहीं पाया। रागिनी में आ रहा हूं इसके बाद। राकेश सिन्हा जी से और संबित पात्रा जी से मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि रोहित वेमुला के हत्या के पीछे कम्युनिस्ट हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बंगारू दत्तात्रेय और ये हमारी एचआरडी मंत्री जी जो हैं, आखिर ऐसी कौन सी गतिविधि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वो नौजवान कर रहा था कि 55 ठो उनको कैबिनेट मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ गई? और नंबर 2, मैं इस राष्ट्रीय चैनल पर सुमित अवस्थी जी को, जब हम लोग नौजवान निकले थे तब से मैं इनका प्रोग्राम देखता हूं। मैं आज राकेश सिन्हा जी को, संबित पात्रा जी को इस राष्ट्रीय चैनल पे चैलेंज करता हूं। 24 घंटा ले लीजिए, 48 ले लीजिए, मैं चाहता हूं कि पीडीपी का अफजल गुरु पे स्टैंड क्या है आप पूछिए पीडीपी से, और देश को आज मालूम होना चाहिए। संबित पात्रा जवाब दीजिए। पीडीपी अफजल गुरु पे अमीक, आपकी बात पे संबित जवाब दे रहे हैं। रागिनी, फिर मैं आ रहा हूं। संबित पात्रा, अभी नहीं चाहिए। विचित्र अभी परिस्थिति है मुझे। रागिनी में पक्का आ रहा हूं, वेट। विचित्र परिस्थिति है। मुझे याद है जब 9 फरवरी का ये पूरा इंसिडेंट हुआ और उसी दिन शाम को या अगले दिन सुबह में डिबेट पे बैठा। मैं क्या पूछ रहा हूं, आप कहां ये बात अमीर जी, आप कहां रहे? प्लीज थोड़ा वहां पर आइए, जो पूछा मैं ऐसे गुंडागर्दी मत करिए। अमीक, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। पीडीपी पे क्या स्टैंड है ये बता रही है, बीजेपी बता रही है पीडीपी का स्टैंड। सुनिए, आप ही ने पूछा है। हाँ, देखिए, मैं बता रहा था कि जब मैं डिबेट पे बैठा और जब खुद उमर भी मेरे साथ बैठा था और कन्हैया भी बैठा था, मैं आपको बताता हूं उन्होंने मुझसे क्या कहा। उन्होंने कहा क्या 3-4 जज सुप्रीम कोर्ट के फैसला करेंगे कि आतंकवादी कौन है? ये 3-4 जज क्या होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, बताइए। ये आज कह रहे हैं कि हमें बड़ा संविधान पे भरोसा है। अरे जिनको 3-4 जज की खंडपीठ पे भरोसा नहीं है, जिनको हिंदुस्तान के न्याय प्रणाली पे भरोसा नहीं है, वो आज मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम ये उनको बताएं कि बाकी पार्टियों का स्टैंड क्या है। जहां तक पीडीपी का सवाल, यहां कांग्रेस भी बैठी है। पीडीपी आज एक लाइसेंस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। कहां थे आप लोग? क्यों नहीं डिमांड करते थे कि इस पीडीपी को निरस्त कर दिया जाए? रागिनी, अब मैं आपको बताता हूं, अगर पीडीपी सड़क पे उतर के बोलेगी कि देश के टुकड़े हो 100 टुकड़े, और पीडीपी कहेगी कश्मीर को आजादी दे दी जाए, तो हम वो पार्टी हैं
जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अरे सर कटा देंगे अपना, मैं ओखली पे सर रखूंगा। पीडीपी के साथ सरकार बनाई आज की तारीख में। अरे सर कटवा देंगे अपना, कश्मीर अलग नहीं होने देंगे। मेरे क्या हमें सत्ता नहीं चाहिए। संबित पात्रा जी, देश में गद्दारी का मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के लिए, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के लिए बोलने का मौका हमें दे रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, मैं एक टिप्पणी कर दूं। संबित पात्रा, इन्हीं मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बिटिया का जब अपहरण हुआ था 1989 में, जिसको बीजेपी बोलती रही कि उसके बाद जो कॉम्प्रोमाइज किया गया आतंकवादी को छोड़ने को लेकर, उनकी बेटी को छुड़वाने को लेकर, उसके बाद से टेररिज्म रिवाइव करा वैली के अंदर, और आज वही लोग आपके घटक साथी बने हुए हैं। आपके क्या कांग्रेस के भी घटक साथी रहे हैं, तो इसलिए ये कह देना कि पीडीपी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखती अलगाववादियों के लिए, ये आप भी जानते हैं इतना आसान नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं आपको उत्तर देता हूं। पहले देखिए, मैंडेट, एक डेमोक्रेसी में मैंडेट को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। चाहे मैं पीडीपी को हम चाहें या पीडीपी को नहीं चाहें, अगर 25 और 28 सीटें मिली है तो ये जनता का आदेश है। मैंडेट को रेस्पेक्ट करने के बिना कोई आपके पास उपाय नहीं है। दूसरी बात है, आप देखिए आतंकवाद को किसने बढ़ावा दिया, अगर किसी ने बढ़ावा दिया और उसका प्रमाण सामने आता है, किसी को छोड़ा जाता है क्या? अब प्रमाण सामने आता है, किसी को छोड़ा जाता है? बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता है। आप खुद ही कह रहे हैं कि आप दोहरा मापदंड रखते हैं राजनीति में। जरूर परेशान। अरे ना होते नेहरू, ना होता कश्मीर, सारा कश्मीर का पंगा करने वाले लोग इतना जोर चिल्ला रहे हैं, इतना जोर चिल्ला रहे हैं। शॉल बर्थडे डिप्लोमेसी की वजह से पंजाब में, अरे छोड़िए साड़ी शॉल, ये सारा प्रॉब्लम जो कश्मीर का है वो नेहरू जी का ही दिया हुआ है। फिर 3 जवान, ये किसकी ढुलमुल राजनीति की वजह से हो रहा है? पाकिस्तान के नवाज शरीफ के गले लगने के लिए, उनकी मां के चरण छूने के लिए आप जाते हैं और सवाल पूछते हैं कांग्रेस पार्टी से कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छा, मतलब हम पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक टॉक हो नहीं हो, उसका मतलब यह है कि देश में देशद्रोह जो स्लोगनरी है वो चलेगा। ये क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुमित जी, मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप बोलिए रागिनी, आप भी बोल रही हैं। मैं भी नहीं बोलने दूंगा। रागिनी आप भी बोल रही हैं, आप बोलिए। शांत हो जाएं। आप बोलिए रागिनी। वो बीच में बोल रहे हैं, बीच में ना बोले। बोलिए रागिनी, बोलिए। कांग्रेस ने पहले दिन से कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां नहीं हो सकती, लेकिन आप ये जान लें कि दमनकारी राजनीति और सत्कारी तंत्र का दुरुपयोग भी कांग्रेस पार्टी आपको नहीं करने देगी। आज जब तमाम डॉक्टर्ड वीडियोस भी सामने आ गए हैं, आपने जिस तरीके से पहले आप राहुल को फेक एपिसोड बनाने की कोशिश की, वो भी सामने आ गया है। रागिनी, रागिनी सॉरी टू इंटरवीन। रागिनी मैं भी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। रागिनी, ये जो डीएसयू के पोस्टर लगे थे जिसमें जुडिशियल किलिंग की बात की गई थी अफजल गुरु की, ये आपको लगता है जायज है जुडिशियल किलिंग कहना अफजल गुरु को? रागिनी नायक, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? बिल्कुल जायज नहीं है। जायज नहीं है। बिल्कुल आपकी पार्टी के नेता शशि थरूर भी जुडिशियल किलिंग की बात कर चुके हैं याकूब मेमन के मामले में। आपने शशि थरूर पर क्या एक्शन लिया? अफजल गुरु, आपने क्या एक्शन लिया? मैं जवाब दे रही हूं। अफजल गुरु को पूरे इस देश की न्यायिक प्रणाली के हर चरण का फायदा मिला। पूरी न्यायिक प्रक्रिया खत्म होने के बाद उसे फांसी मिली और उस फांसी का हम समर्थन करते हैं। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड हर प्रवक्ता आपको बता रहा है। डीएसयू इस तरीके का अगर जुडिशियल किलिंग कहती है, हिंदुस्तान की बर्बादी की मांग करती है, कश्मीर की आजादी की मांग करती है, हम कतई उनके साथ नहीं हैं। लेकिन राहुल जी वहाँ क्या करने गए थे? रागिनी जी राहुल जी चरणामृत पीने गए थे क्या? रागिनी जी राहुल जी वहाँ चरणामृत पीने गए थे क्या? क्या वो कोई सत्यनारायण भगवान की कथा थी क्या? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं चल रही थी? वहाँ डीएसयू के लोग क्या नारे लगा रहे थे? राहुल गांधी की आजादी का नारा लगा रहे थे। राहुल गांधी ने गैर जिम्मेदार राजनीति की है। अरे आप बताइए रागिनी जी, आपने 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया? चलिए तो आप उमर खालिद के साथ खड़े हो जाइए। आप जाइए उमर खालिद को बर्बादी का नारा देने वाले उमर खालिद को लेकर बैठा दीजिए। कांग्रेस की पूरी कांग्रेस माओवादी पार्टी बनती जा रही है और माओवादियों के पीछे चलने के लिए कांग्रेस बाध्य हो रही है। अगर राहुल गांधी और केजरीवाल को कोई प्रश्न पूछ रहे तो पहले प्रश्न पूछना चाहिए वो बीजेपी मंत्रियों को जो विश्वविद्यालयों के ऊपर
प्रेशर डालने के लिए वाइस चांसलरों को लेख लिख रहे, विद्यार्थियों को, छात्रों को देशद्रोही बना रहे, बिना कोई कृषांक, मैं एक बात बताऊं आपको, कृषांक, ये बात मैं भी छात्र रहा हूं, एक मिनट अमित, मैं भी छात्र रहा हूं कृषांक, मैं इस बात को कह रहा हूं तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के सामने, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, देश की दो बड़ी पार्टियां, दो राष्ट्रीय पार्टियां, हम छात्रों को, जब मैं था छात्र और आज जब आप छात्र हैं, ये पार्टियां कब कहां कैसे इस्तेमाल करती हैं हमको पता भी नहीं चलता। मैं कुछ घटनाएं याद दिलाता हूं, आपको याद होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं, निर्भया कांड के वक्त में यही कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, दिल्ली की सड़कों पर जितने प्रदर्शन हुए उसमें एबीवीपी के लोग आगे चल रहे थे, बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग ने मिलकर कांग्रेस की आलोचना की और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का क्या गत हुआ पूरा देश जानता है। आज की तारीख में जब तेलंगाना का मूवमेंट चल रहा था, आप तो वहां के छात्र हैं कृषांक, कांग्रेस की सरकार थी आंध्र प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, कितने छात्रों ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया, कहां खड़ी थी बीजेपी? आप छात्रों के साथ, इस जेएसी के साथ जो वहां बनी थी, बीजेपी टीडीपी, ये पार्टियां आपके साथ खड़ी थी, कांग्रेस का विरोध कर रही थी, और आज आप राहुल गांधी का सहारा ले रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप राजनीतिक पार्टियों का मोहरा ना बनी, इस बात का ध्यान आपको रखना है। कौन राजनीतिक पार्टी कब किसके इस्तेमाल में चली जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल हैदराबाद पहुंच गए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए? पूछा आपने? या कल जब आपके पास आएंगे आप पूछेंगे उनसे कृषांक? बिल्कुल पूछेंगे। और एक क्यों नहीं गए वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? संदीप जी, एक प्रश्न में जोड़ दूं, अमित, एक सुजीत की हत्या हो जाती है, सीपीएम के गुंडों ने एक 27 साल के लड़के को घर पर जाकर हत्या कर दी, वहां पर सीपीआई सीपीएम क्या कर रही है? क्या हत्या का भी, खून का भी रंग होता है क्या? आप वहां गुंडागर्दी कर रहे, खुलेआम केरल में संघ के कार्यकर्ताओं को कन्नूर में मारा जा रहा है, हिंसा की राजनीति की जा रही है, स्टालवादी राजनीति की जा रही है, और यहाँ लोकतंत्र और हिंसा की का पाठ पढ़ा रहे हैं। भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गोली मारकर हत्या कर दी, उनका क्या हुआ? ग्वालियर का इंसिडेंट मैं कृषांक को कुछ कहना चाहता हूं 10 सेकंड के लिए, आप परमिट करें तो। सुमित जी, अमीक, सुमित जी, अमीक, संबित में मैं इस पैनल में मैं इस पैनल में ईमानदारी से बताऊं, राकेश सिन्हा जी को मैं सबसे ऊपर वकार वाला आदमी मानता हूं, और मैं निवेदन करता हूं छोटा भाई की होने के नाते कि मैंने पहले भी पूछा है, ये पीडीपी पे मुझको दाएं बाएं इधर उधर घुमाते हैं, मैं उत्तर दूंगा। मैं आप दोनों लोगों से कहना चाहता हूं, मैं दोनों लोगों से पूछना चाहता हूं कि पीडीपी से आप पूछ के, सुमित अवस्थी जी अगली बार जब होंगे तो आपसे पूछेंगे कि पीडीपी अफजल गुरु पे क्या स्टैंड रखती है, ये देश का नौजवान जानना चाहता है। अब नंबर दो, आप एकेडमिक हो, आप प्रोफेसर हो, आज मुझे नहीं मालूम कि आज आप कन्हैया कुमार को छोड़ क्यों रहे हैं। पहले तो आप कितना बरस रहे थे, एंटी नेशनल और न जाने क्या 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 था, आज किसी भी चैनल में कन्हैया विलेन नहीं है। ये अचानक हृदय परिवर्तन कहां से हो गया? वेमुला को भी एंटी नेशनल। देखिए, मैं दो सवाल पूछे, मैं छोटा छोटा उत्तर दे रहा हूं। देखिए, कन्हैया मेरे साथ एक टीवी चैनल पर थे, मैं उनको एक बात कही थी, जब उन्होंने कहा, कन्हैया मुझे आपसे उम्मीद इसलिए नहीं थी कि सीपीआई का स्टैंड मैं जानता हूं, सीपीआई कभी कश्मीर पर गलत स्टैंड नहीं लेती है, लेकिन आज जो आप अल्ट्रा लेफ्ट के साथ स्टैंड ले रहे हो मेरे साथ डिबेट में, उससे मैं डिसअपॉइंट हुआ। ये रिकॉर्ड में है, चलिए वो बात अलग कर दीजिए। पीडीपी की बात मैं कहता हूं, देखिए, कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल, इन जगहों की तुलना यदि आप मेन लैंड से करेंगे तो अन्याय करते। संदर्भ को देखिए, और मैं मानता हूं कि कभी कभी स्टेट क्राफ्ट में आपद धर्म होता है। आपद धर्म का मतलब समझते हैं, एक विश्वामित्र को कुत्ते की हड्डी भी जान बचाने के लिए खानी पड़ी। डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट यदि कश्मीर में नहीं होता तो आज पाकिस्तान सुन लीजिए मेरी बात, पाकिस्तान पूरे विश्व में कहता है कि कश्मीर में आर्मी अन्याय कर रही है। इस डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट के कारण देखिए, कश्मीर नीति फेल है, सफल है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। पीडीपी के साथ समझौता अच्छा है, बुरा है, लेकिन आज विरोधी भी कहते हैं कि इस डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट ने पाकिस्तान को डिफेंसिव कर दिया है, और मैं मानता हूं तत्काल डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट राइट था। अब क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन तब कभी था। ये एफएन भट्ट की राजनीति मत करिए ना। आप 370 को खत्म कर दिए, मैं पीडीपी को खत्म कर देता हूं। आप 370 को खत्म करने की बात कीजिए, मैं पीडीपी को 24 घंटे नहीं लगेंगे समाप्त होने में। आप 370 को खत्म कीजिए। 370 को बनाए रखना चाहते हैं और चाहते हैं अलगाववादी पार्टियां खत्म हो जाए। अलगाववाद की जड़, जमीन और खाद पानी 370 है। जिस दिन विपक्ष मान जाएगा कि नेहरू जी ने जो कहा था ये टेम्पोररी फेज है, उस दिन कश्मीर की समस्या का तो तिहाई निदान हो जाएगा। राकेश जी, रागिनी जी, एक मिनट। संबित पात्रा, आप कृषांक की बातों का जवाब देना चाह रहे थे। संबित पात्रा,
अमित फिर मैं आता हूँ। कृषांक मैं दो चीज कह दूं जरा। देखिए, मैं एक तो रागिनी जी को याद दिलाना चाहूंगा, जहां तक कोएलिशन की बात कर रही हैं, डीएमके, आपको जैन कमीशन का रिपोर्ट याद है ना कि किस प्रकार उन्होंने राजीव गांधी की हत्या के मामले में डीएमके का भी नाम लिया। नहीं पूछा, अरे पूछा ये बीच में प्लीज गुंडागर्दी नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं आपके समय नहीं बोलता हूं। देखिए रागिनी जी, आपने डीएमके के साथ, जो कि राजीव गांधी के हत्याकांड में जिनका नाम आया, आप डेमोक्रेसी के लिए उनके साथ आप चले गए, साथ में आपके राजीव जी के हत्यारों के साथ, और आप आज हमसे ये सवाल पूछ रही हैं। दूसरी बात, जहां तक कृषांक का सवाल है, हत्यारों को राजीव गांधी जी के परिवार ने ही माफ कर दिया। हम माफ करने बहुत की बढ़िया, बहुत बढ़िया, शांत हो माफ जाइए। करने में विश्वास ठीक है, रखते नहीं हैं। तो इसका मतलब नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए अब मैं बोल रहा सुमित जी, इस प्रकार से मैं कृषांक से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। आप बीच में बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों चुप हो जाएंगे, मैं कृषांक से एक बात कर रहा हूं। अमीक एक मिनट, शहीद नहीं है। ये इन दोनों को देखिए जरा, कितना इंटॉलरेंस भरा हुआ है इनमें, जरा देखिए। रागिनी जी, टॉलरेंट हो जाइए, मुझे कृषांक से बात करनी इस्तेमाल करते हैं स्वच्छता अभियान में। हो गया शांत, मंदिर बनाने के पक्षधर हो गया। एक ही बात को 10 बार बोलने से कुछ नहीं होगा। शांत हो जाइए। संबित पात्रा जवाब दीजिए। मैं कृषांक को कुछ बोलना चाहता हूं। देखिए सुमित जी, आपने कृषांक से एक सही बात कही कि आप राहुल गांधी का समर्थन क्यों ले रहे हैं। मैं कृषांक जी को इतना ही कहना चाहता हूं, कृषांक जी, जिन लोगों को खुद सहारे की आवश्यकता है, उनसे सहारा प्लीज मत लीजिए। देखिए राहुल जी आज बेसहारा है राजनीतिक रूप से, समझिए। वो आपसे सहारा लेने गए हैं, वो आपसे राजनीतिक सहारा लेने गए हैं। सारे छात्र एक बन रहे, सारे नेता आ रहे, चाहे वो राहुल गांधी लेने दीजिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल लेने दीजिए, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस लेने दीजिए, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी लेने दीजिए। आज सारे अगर आरएसएस या बीजेपी जब विश्वविद्यालय के ऊपर इंटरफियरेंस कर रहे हैं, तो सारे पार्टी एक हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आप आपके एबीवीपी छात्रों को जिस तरह से सहारा दे रहे, क्यों फिर आज सारे देश के छात्र क्यों? कृषांक ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, मुझे नहीं पता आपने सुना कि नहीं सुना, पर मैं चाहूंगा देश की जनता को इस बात का जवाब मिलना चाहिए, और जरूर मिलना चाहिए। तमाम छात्र क्यों आज से आप यूनिवर्सिटीज में बीजेपी से नाराज हैं? क्योंकि आप तमाम यूनिवर्सिटीज पर अपना कब्जा करना चाहते हैं वाइस चांसलर्स के जरिए, चाहे वो एफटीआई हो, चाहे वो एचसी हो, चाहे वो जेएनयू हो। ये शिकायत है कृषांक की और कृषांक के ज्वाइंट एक्शन कमेटी की। क्या आपको लगता है इसीलिए बीजेपी के तमाम विरोधी, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सीताराम येचुरी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, एक प्लेटफॉर्म पे आने का आप लोगों ने उनको एक मौका दे दिया है अपने इस कदम से? जवाब दीजिए संबित पात्रा। मैं आपको उत्तर देता हूं। देखिए, आपने कहा कि क्या हम यूनिवर्सिटीज को बिगाड़ रहे हैं। सुमित जी, आप तो बिल्कुल ग्राउंडेड व्यक्ति हैं, क्योंकि आप जनता की भावना को जानते हैं। आज आप जानते हैं जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, ये आज हमसे सवाल पूछ रही है कि आखिर इन लोगों का, जिन्होंने इस प्रकार के नारे लगाए, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। एक एक बच्चा, स्टूडेंट कम्युनिटी आज, सरकार, स्टूडेंट कम्युनिटी आज भारत माँ के साथ खड़ी है। स्टूडेंट कम्युनिटी कह रही है कौन है ये लोग। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जनता के बीच आज राहुल गांधी जी के ऊपर राहुल गांधी जी परेशान, क्योंकि रोहित मुझे मार ही डाले कहने के लिए। रोहित वेमुला के इशू को कोई डाइल्यूट नहीं करना चाहता है। जो विरोधी और विपक्षी पार्टियां लगी हुई हैं इस पूरे मुद्दे पे इशू को डाइल्यूट करना चाहती है। रही बात वेमुला की, तो एबीवीपी का स्टैंड है, उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोगों से पूछना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जैसे ब्राह्मणवादी मानसिकता के व्यक्ति को कैसे आप लोग प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, जिसका पॉलिटिकल डेब्यू कहीं ना कहीं यूथ फॉर इक्वालिटी जैसे मूवमेंट से शुरू हुआ था, और जिन्होंने पूरा विरोध किया था। तो यहीं पे कहीं ना कहीं वो राजनीति चलाने वाले नेता इस पूरे मूवमेंट को चलाना चाहते हैं। आपने जातिवाद, रोहित वेमुला के कास्ट आइडेंटिटी को क्वेश्चन किया, आपने बोला कि वो दलित नहीं है। सडनली सुषमा स्वराज जी आती है, बोलती है कि रोहित वेमुला दलित नहीं है। तो क्यों सरकार ने उसको, जो कलेक्टर है गुंटूर के, उसने उसको शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट दिया? आज रोहित वेमुला हमारे बीच नहीं है कि बोल सके कि हाँ मैं एक दलित हूं, पर मेरा मुद्दा ये दलित का इश्यू नहीं है। ये सारे देश जांच का मुद्दा है, एक जांच का मुद्दा है कि किस तरह से क्या इंटरव्यू दिया। आप बताइए उसके पिताजी ने क्या इंटरव्यू दिया? नंबर 1, आप उसके पिताजी से ज्यादा प्रमाणिक हैं क्या? आपको सुप्रीम कोर्ट आप रोहित के नहीं, आप रोहित के, आप मेरे जवाब दीजिए। आज मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आज मेरे आप चिल्लाइए मत, बिना चिल्लाए हम नहीं कर सकते। आप बताइए आप जाति की राजनीति नहीं कर सकते, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन जाति को दूर रखिए। मुझे उसकी
जाति का मतलब नहीं है। रोहित का जातिवाद निधन हुआ है, उसने जो लार्जर इशू उठाया उससे डिबेट होना चाहिए। लेकिन आप बताइए, एक अमित जी मैं इनसे पूछता हूँ, उसके पिताजी की निंदा कर रहे हैं क्या? आप उसके पिताजी की निंदा कर रहे हैं? रोहित की अनुपस्थिति में उसके पिताजी का अपमान मत कीजिए। अरे मैं जो कह रहा हूँ आप सुनिए, रोहित की अनुपस्थिति में उसके पिताजी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। मैं उसके पिताजी के सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा। आप उसके माताजी पिताजी के सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा। मैं दलित हो कि ओबीसी हो कि ब्राह्मण हो, आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। दलित ब्राह्मण की राजनीति नहीं चलनी चाहिए इस देश में, नहीं चलनी चाहिए। दलितों को न्याय चाहिए, सशक्तिकरण चाहिए, उसके लिए हम हैं। लेकिन आप रोटी मत सेकिए, रोटी मत सेकिए, आप रोटी मत सेकिए उसका। रोहित के आप तो रोहित के पिताजी का अपमान कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप तो राजनीति करने आए हैं, आपको रोहित से कोई लेना देना नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं, शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, अपनी पहचान बना के राजनीति ईरानी जी कर रहे। स्मृति ईरानी जी ने, अरे स्मृति ईरानी जी ने क्या क्या नहीं किया जनता जानती है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं बताइए। नहीं है, असलियत ये है आप लोग राजनीति करना चाहते हैं, समाधान करना चाहते हैं। तो जो लोग कल रातों रात जेल में प्रकट हो गए, वो पुलिस पे जाके समर्पण करते हैं, उनको राजनीति करनी है। वो चाहते हैं कि पुलिस कैंपस घुसे और उनकी राजनीति चमके। वो वहां पे बैठ के सिर्फ पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। इसलिए राजनीति करना बंद कीजिए। देश सर्वोपरि है, आप देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। आप लोग किस तरह से जाति के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं? आप देश को कहां लेके जाना चाहते हैं? पत्रिकाओं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जाति और धर्म के अड्डे क्यों बनता जा रहा है? हमें थोड़ा समझदारी से काम देश को आगे ले जाने वाली राजनीति करना चाहिए। आप देश को पीछे ले जा रहे हैं। मेरा एक सवाल है कृषांक से और राकेश सिन्हा से। कृषांक, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन या अरविंद केजरीवाल के आने से क्या कृषांक आपको मदद मिली इस लड़ाई में? क्या आपको लगता है कि इनके साथ जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी पर या उनके नेताओं पर दबाव पड़ा है? ये तमाम पार्टियां जब आपके साथ जुड़ी, रोहित वेमुला के स्पेसिफिकली उस मामले को पूछ रहा हूं मैं। सुमित जी, मर्यादा पूर्वक बताना चाहते, जब तक एबीवीपी छात्र आज गुंडागर्दी कर रहे हैं, जब तक उनके साथ बंडारू दत्तात्रेय या स्मृति ईरानी जी जैसा सपोर्ट है, हम नॉर्मल छात्र हैं, हम आज विक्टिम्स है। इसीलिए आज सारे पार्टी आ रहे हैं। हम सड़कों पे चिल्ला सकते हैं, पर पार्लियामेंट में जो बात कर सकता है वो सिर्फ नेता कर सकते हैं। इसीलिए वो आ रहे हैं कि बोल रहे हैं हम रोहित एक्ट के बारे में, रोहित के न्याय के बारे में हम पार्लियामेंट में बात करेंगे। जब तक रोहित के लिए या देश के छात्रों के लिए, उनके इंडिपेंडेंस के लिए जो भी बात करेगा हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। जो ठीक है, अगर कल को बीजेपी आके हाँ रोहित के साथ अन्याय हुआ, रोहित दलित है, रोहित को अन्याय हुआ, छात्र को अन्याय हुआ, अगर बात करेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे। एक सवाल राकेश सिन्हा से पूछने दीजिए, आप तो बोल ही रही थी लगातार। राकेश जी इस पूरे मामले में रोहित वेमुला, रागिनी जी एक मिनट में आऊंगा। राकेश सिन्हा जी, इस पूरे मामले में आपको लगता नहीं बंडारू दत्तात्रेय की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए? क्यों उन्होंने चिट्ठियां लिखी? क्यों इस मामले में वो इतना ज्यादा हतोत्साहित थे? या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को क्यों वो इतना प्रोटेक्ट कर रहे थे, बाकी छात्रों को वो इग्नोर कर गए थे? देखिए, एक जनप्रतिनिधि को शब्दों का और भाषा का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो शब्द तो सहजता से कभी लिख जाते हैं या उनका एरर होता है, बाद में वो बड़ा मुद्दा बन जाता है। ये एक लेसन है भारतीय राजनीति में सभी लोगों के लिए। ये ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो मैं मानता हूँ। लेकिन एक बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो दलित आंदोलन है, दलित छात्र आंदोलन है, उसके सदस्य तो ठीक हैं, उसकी पूरी राजनीति साउथ इंडिया में अल्ट्रा लेफ्ट के हाथ में है। इसका मैं एक कारण बताता हूँ, बस छोटा सा 10 सेकंड में। आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज कमेटी होती थी, जिस पर मैंने पीएचडी किया है। एपीसीएलसी का एक समय नीचे का कैडर ठीक था, ऊपर पूरा माओवादियों का वर्चस्व था। आज वही हालत है। रोहित अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का मेंबर था। रोहित अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का मेंबर था। वो राजनीति में बाबा साहब अम्बेडकर रोहित भी हुई है। रोहित नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं राकेश जी? इनसे पूछ लीजिए। रोहित अम्बेडकर एएसयू के साथ जुड़े थे। कहीं भी अल्ट्रा लेफ्ट घुस चुके हैं। ये क्या करते हैं? रोहित के बारे में आप कैसे कह सकते हैं? रोहित आज नहीं हमारे बीच में, स्वर्गीय है। 2 प्रमाण बता रहा हूं। कश्मीर में प्लेबिसाइड का डिमांड क्या ये अम्बेडकर जी का डिमांड था? ये अम्बेडकर एसोसिएशन करता है। पूछिए ये डिमांड करते हैं कि नहीं? अम्बेडकर कश्मीर में प्लेबिसाइड का डिमांड आप करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिए। अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का मेंबर था वो। एक आप ये जवाब दीजिए जो मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए ना। देखिए, अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का नेतृत्व कश्मीर में प्लेबिसाइड का डिमांड करता है या नहीं करता? क्या ये दलितों का डिमांड है? क्या ये छात्रों का डिमांड है?
एबीवीपी छोड़ दीजिए ना। क्या एबीवीपी अग्री करता है वो बीजेपी का अरे छात्र संगठन है? मैं कह रहा हूं क्या बात अल्ट्रा कर रहे हैं? लेफ्ट क्या है बात कर रहे हैं? डोमिनेटेड दी दलित स्टूडेंट मूवमेंट इन साउथ। सुमित जी एक बात कहना चाहता हूं मैं, एक बात सीधे सीधे, आज पूरे न्यायालय भी, आज सारे जज भी उनमें डिवीजन है डेथ पेनाल्टी के मुद्दे के ऊपर। इसी कारण छात्र भी आज डेथ पेनाल्टी के ऊपर पूछा, प्रमाण दे दिया, मैं प्रमाण दे रहा हूं, मुद्दे को भड़का रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं जाति के नाम पर। तो ये मामला बिल्कुल अलग है अफजल गुरु का। आखिरी बात मुझे ले लीजिए। अमीक एक मिनट, रागिनी कुछ बोलना चाह रही, फिर मैं आता हूँ। रागिनी बोलिए, आपकी शिकायत थी मुझसे। सुमित जी मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। बोलिए। नहीं शिकायत नहीं थी, केवल अनुरोध था जी। सुन देखिए, मुझे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये किसी भी देश, किसी भी लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों का लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है कि वो ज्वलंत मुद्दों को उठाएं और उन मुद्दों को आवाज देने के लिए और लोगों की आवाज को सड़क से संसद तक पहुंचाने के लिए विपक्षी पार्टी के नेता बार बार ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां पर ये समस्याएं नजर आ रही हैं। अब सवाल उल्टा भी मैं तो यही तो कह रहा हूँ रागिनी की विपक्षी पार्टियों के नेता ये आत्महत्या करते हैं, छात्रों से मुद्दे उठाते हैं, अपना फायदा करते हैं और फिर भूल जाते हैं। यही बीजेपी ने किया, यही कांग्रेस भी कर सकती है। सुनिए आप देखिए, गलत, मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा तो कर लेने दीजिए। नरेंद्र मोदी ना तो जाते हैं ना ही एक शब्द बोलते हैं। आज बीएचयू के दीक्षांत समारोह पे गए, वहां कुछ नहीं बोले। जिस दिन राहुल गांधी जेएनयू में बात कर रहे थे, असम में भाषण दे रहे थे चुनावी माहौल बनाने के लिए, मोदी जी कुछ नहीं बोले। बीएचयू में उन्हीं के सामने एक लड़के की पिटाई हो जाती है, इनका पूरा हो गया हो तो बताओ। वाइंड अप भी करना है, संबित पात्रा जवाब दीजिए। होनी चाहिए, मोदी कुछ नहीं कहते। ये रागिनी चुप हो तो तभी तो बोलूंगा। राकेश सिन्हा जी से मैं एक बात पूछना चाहती हूं अंत में कि गुरु गोलवलकर कहते टीचर थोड़ी है, आपसे सवाल पूछते रहेंगी। अब हम लोग ये सवाल तो मैं पूछता हूँ इस कार्यक्रम में, आप लोग जवाब देते हैं, इसका नाम ही हम तो पूछेंगे। या अंबेडकर के संविधान के साथ खड़े हैं। सवाल मैं पूछता हूँ, मैडम अब संबित जी जवाब दीजिए। आज भी करते प्रधानमंत्री कैसे जवाब दूं? प्रधानमंत्री इस मामले पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? छात्रों के बीच जाकर भी छात्रों के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? जवाब दीजिए संबित पात्रा, विपक्ष के आरोप का। देखिए, मैं गंभीरता के साथ उत्तर दे रहा हूं। प्रधानमंत्री पद हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस का पद हो, ये कोई छोटा पद नहीं होता है। ये बहुत गरिमापूर्वक और बहुत गुरुत्वपूर्वक पद होते हैं। एक बार बोलने से पहले, किसी पदक्षेप को उठाने से पहले सैकड़ों बार सोच करके, रिसर्च करके, पूरे सच्चाई और तथ्य को जानने के पश्चात जिह्वा से सरस्वती को बोलना चाहिए। ये देखिए, ऐसे नहीं होता है। राहुल गांधी जी 9 तारीख को होता है, 10 तारीख को पहुंच जाते हैं जेएनयू। उन्होंने रिसर्च किया, क्या सच्चाई है, किसने स्लोगन दिया, क्या नहीं दिया, क्या सडिशन, इसीलिए आज वो कंफ्यूज है और छुपने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं वो देश के, वो कोई मजाक नहीं है। वो बोलेंगे तो पूरे विश्व में उसका एक रिपल जाएगा। इसलिए ये देखिए रागिनी जी, आपको भी थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। खाली बोलने के लिए डिबेट में बोलना है, ऐसा नहीं करना। रागिनी जी आप बीच में बोल रही है, माफी के साथ। रागिनी जी आपको भी थोड़ा सोच के बोलना चाहिए। देखिए, गंभीरता और गुरुत्वपूर्ण ये बहुत आवश्यक चीजें हैं। एक बात बताऊं, करने से पहले नरेंद्र दोनों जगह पर, हैदराबाद में भी और जेएनयू में भी राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचे हैं। और ये दोनों मुद्दे कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, ये छात्रों से जुड़े मामले थे। और दोनों जगहों पर राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचकर इस जगह पर राजनीति करने की कोशिश की। और एक तरीके से इस देश में देशभक्ति जैसे मुद्दे पर भी सियासत शुरू हो गई, जब पूरे देश को एक होना चाहिए था। वैचारिक बेरोजगारी मिटाने जाते हैं बेचारे, वैचारिक बेरोजगारी उनके माफी के साथ बीच में इंटरवीन करूंगा। सॉरी, मेरे पास वक्त की कमी है। रागिनी जी, संबित जी, राकेश जी और बाकी तीनों, अमीक का, अमित का और कृषांक का, आप 6 लोगों का शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। हमारा आज का एसएमएस का सवाल था कि क्या केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने जेएनयू और हैदराबाद के छात्रों को मोहरा बनाया है? हजारों की संख्या में आपके जवाब हमको मिले हैं। 95% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 5% लोग नहीं में जवाब दे रही। ज्यादातर को लगता है कि छात्रों को विपक्ष अपना मोहरा बना रहा है। और यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा था, इसके जवाब भी आपके सामने स्क्रीन पर है। 80% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 20% लोग नहीं में जवाब देने। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग जो IBN7 का भी मानता है कि कहीं ना कहीं छात्र विपक्ष के हाथों मोहरा बन रहे हैं बीजेपी के साथ हो रही इस राजनीतिक लड़ाई में। आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही।